हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन नेक्स्ट एनटीए नीट टेस्ट 33 की बात करेंगे। इसके फिज़िक्स सेक्शन को आज अपन वापस से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने टेस्ट 30, 31, 32 के वीडियोस देखे हैं। आज ये चौथा वीडियो है मेरा इस सीरीज़ में, टेस्ट 33। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मॉडर्न फिज़िक्स का नज़र आ रहा है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। एज पर द बोर्स थ्योरी, the time average magnetic moment of a hydrogen atom due to the motion of the electron in nth orbit is proportional to n की किस पावर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हुए आपको याद था इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मॉडल के अकॉर्डिंग या इन जनरल अपन ने कहा था म्यू बाय एल। म्यू मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ये वैल्यू अपन ने किसी भी ऑर्बिटिंग चार्ज के लिए बोली थी क्यू अपॉन 2m, m उसका मास, q उसका चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो म्यू का वैल्यू होगा दैट इज q इज e बाई 2m इंटू एल। और बोर मॉडल से आपको पता है एल किसी भी ऑर्बिट में अपन बोलते हैं दैट इज़ mvr, और mvr की किसी भी ऑर्बिट में वैल्यू होती है nh बाय 2 पाई। तो आपको वैसे ही पता था, ये म्यू का एक्सप्रेशन निकल के आता है। बोर मैग्नेट्रॉन वगैरह आपने पढ़ा था, तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n। तो अपन जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। तो यहाँ आप वो मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट में जो अपन ने पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये म्यू बाय एल का रेशो वैसे भी बहुत काम आता है। इसको गायरो मैग्नेटिक रेशो कहते हैं, उसी को अपन ने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो इसको सिंपली अपन इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगेन मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। एक एक्साइटेड हीलियम प्लस आयन है, 2 फोटोन्स ये एक साथ एमिट कर रहा है, पहले 108.5 का, उसके बाद 30.4 नैनोमीटर का। इन मेकिंग अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट, द क्वांटम नंबर n कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल एक्साइटेड स्टेट। तो पहली चीज़, वो जो nth स्टेट है इसकी, जिसकी बात यहाँ पे की है और जिस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो En माइनस E1 का वैल्यू यहाँ पे टोटल फोटोन्स की एनर्जी जो एमिट हुई है उसके इक्वल होगा। और ये डिफरेंस आप लोगों को पता है दैट इज़ 3.6 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आप लिखते हो बेटा, ये वैल्यू आपको पता है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन आप लिखोगे 1242 या 1240। 1240 बोला है आपको, तो 1240/108.5, और ये हो जाएगी 1240/30.4। ये भी ईवी में, ये भी ईवी में, यूनिट्स कैंसिल हो गई, तो अपना काम यहाँ से चल जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब 1 माइनस 1/n स्क्वायर दैट इज़ 1240 मैं कॉमन ले लूँ, और इधर से ये 13.6 इंटू 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा 1/108, 1/, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ मैं, 108.5 प्लस 1/30.4, ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये अपना सोल्यूशन निकल रहा है। तो यहाँ से अब अगर अपन देखेंगे तो 1/n स्क्वायर इज़ 1 माइनस दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को देखिए 1240 13.6 इंटू 4, या 4 से अपन पहले इसको ही कैंसिल कर लेना, ज़्यादा बेटर है। क्यों अपन कैलकुलेशन लंबी कर रहे हैं, अपन सीधा इसको ही लिख लेते हैं। तो 4 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो दैट इज़ 310। तो 310/13.6, इसको भी सिंप्लीफाई करें, 1/108.5 प्लस 1/30.4, ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से अब आपकी ये तो 1/n स्क्वायर की वैल्यू हो रही है। तो इसको जब अगर अपन सिंप्लीफाई अच्छे से करेंगे कि ये क्या वैल्यू निकल के आएगी। अगेन देखिए बेटा, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, कैलकुलेटिव है तो है, इसके साथ अपने को देखना ही पड़ेगा जैसा भी ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पे अब मैं इसको लेके चलूँ तो देखिए, चलिए 1/n स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो 1 माइनस 310/13.6, इसको सिंप्लीफाई करने से बेटर है अपन अंदर वाले को देखें, तो ये जो वैल्यू आती है आपकी 108.5 प्लस 1/30.4। तो यहाँ पे अब एलसीएम लेना भी बहुत मुश्किल है। अपन चलिए 310 को अंदर ही ले जाते हैं, मैं तो अपने स्टाइल से कर रहा हूँ, देखिए आप जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। तो अब अपन थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशंस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आपकी आ रही है 310 डिवाइड बाय 108.5। तो इसको जब मैं करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2.86 आएगी। और ऐसे ही जब 310 डिवाइडेड बाय 30.4 आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे, इट इज़ 10.2 समथिंग, लेट इट बी लाइक दिस। सो दिस कम्स आउट एज 1 माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या हो रहा है आपका 10.2 प्लस 2.86 दैट इज़ 13.06 डिवाइडेड बाय 13.6। सो इट इज़ बेसिकली, देखिए आपका ये जो वैल्यू पूरी निकलती है, मैं एक बार पूरा आपको कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ। देखिए आपके लिए तो टफ रहेगा क्योंकि इतना इजीली कैलकुलेट ये होगा नहीं। सो दिस कम्स आउट एज 0.96, दिस कम्स आउट एज 0.96। तो 1/n स्क्वायर इज़
0.04, सो n स्क्वायर कम्स आउट एज 25। अब देखिए भाई कैलकुलेटर तो लंबा है, मैं भी कह रहा हूँ ये कैलकुलेशन इतनी ईजिली आपसे होगी नहीं, बट ये भी है n इक्वल टू 5 निकल के आ रहा है, बड़ी मुश्किल से आ रहा है बट आ रहा है। देखिए तो अभी ये कैलकुलेशन अगेन आई एडवाइज ये कुछ ज़्यादा ही हो गई है इसमें, बट जो भी है क्वेश्चन अपने को करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। देखिए तो वो टफ था आपके लिए। थर्ड, टफ कंसेप्चुअल नहीं था, टफ कैलकुलेशन थी। थर्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अराउंड द ओरिजिन, ईच एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओरिजिन, द डिस्टेंस ऑफ द CM फ्रॉम द ओरिजिन। अब यार ये देखते ही मुझे तो रिंग याद आती है कि मानो देखो ऐसे अगर ये 4 रख दूँ, 4 पार्टिकल्स इक्वी डिस्टेंट रख दूँ तो मुझे पता है CM यहीं पे आएगा। ऐसे ये 2 रखूँ तब भी यहीं आएगा, ये 2 रखूँगा तो कहीं बीच में आएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे 0 भी आ सकता है और 0 से लेकर और केवल एक ही पार्टिकल हो तो R भी आ सकता है। तो उनको देखते हुए सीधे सीधे आप बोल सकते हो लेस देन और इक्वल टू R। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली किए हुए होते हैं आपके, तो पढ़ के आपको आइडिया लग भी जाएगा। तो यू कैन मेक इट आउट लेस देन और इक्वल टू R। रिंग आपकी रिंग सेमी सर्कुलर रिंग आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन थोड़ा फिर वही मॉडर्न फिजिक्स के साथ, ये तो मोमेंटम पे बेस दिख रहा है। A proton with a velocity of 1.25 into 10 की power 5 collides with a stationary helium atom. The velocity of the proton after the collision is, तो ये कोलाइड कर रहा है स्टेशनरी हीलियम एटम से, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन आफ्टर द कोलिजन आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहली मोमेंटम कंजर्वेशन लिखे हैं, तो मास ऑफ प्रोटोन इंटू यू ऑफ प्रोटोन प्लस इसकी स्पीड 0 थी, दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन इंटू वी ऑफ प्रोटोन प्लस मास ऑफ हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम। ये पहली इक्वेशन आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट इसको इलास्टिक कोलिजन की तरह ही ट्रीट यहाँ पे कर लेना चाहिए, क्योंकि और कोई मुझे तरीका दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की तरह इसको ट्रीट करूँ, उससे पहले एक और चीज़, हीलियम का मास प्रोटोन के मास का 4 टाइम्स होता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ UP इज़ VP प्लस 4 टाइम्स V ऑफ हीलियम। ये पहली इक्वेशन। दूसरी, जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है दूर जाने की स्पीड पास आने की स्पीड के पास बराबर होती है, तो फाइनल स्पीड जो दूर जाने की होगी V हीलियम माइनस V प्रोटोन, वो होगी U ऑफ प्रोटोन माइनस 0। तो यहाँ से आपके लिए आ गया V ऑफ हीलियम को मैंने लिख दिया U ऑफ प्रोटोन प्लस V ऑफ प्रोटोन। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ। सो U ऑफ प्रोटोन इज़ V ऑफ प्रोटोन प्लस 4 टाइम्स V ऑफ हीलियम की जगह आ गया U ऑफ प्रोटोन प्लस V ऑफ प्रोटोन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 5 टाइम्स V प्रोटोन और इधर आ जाएगा -3 टाइम्स UP, तो VP आ गया -3/5 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन। तो 3/5 और नेगेटिव साइन, तो ये आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन C। तो यहाँ वो इलास्टिक कोलिजन ही जनरली ऐसे क्वेश्चन में लेते हैं, वो अज्यूम करके ही आपको चलना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, ये भी देखिए अब थोड़ा क्रिटिकल था, फोर्थ वाला। अब फिफ्थ देखिए, ये आपका मैग्नेटिज्म से बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड ये है, वर्टिकल फील्ड ये है, तो टोटल फील्ड। अब यार ये तो लड्डू आ गया, आपको x और y कंपोनेंट गिवन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सीधे सीधे आप बोलोगे bx² प्लस by², यहाँ हो गया bh² प्लस bv²। 10 की पावर -5 को करके बाहर निकाल दें, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज़ √20 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। √20 को आपको पता है 4 इंटू 5, तो दैट इज़ 2√5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये एक थोड़ा सस्ता क्वेश्चन आपके लिए है, आराम से बनना चाहिए, इसे गलत करने का ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन 6, द डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू ऑफ अ स्क्रू गेज इज 2 mm इन 4 रोटेशन। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सपेरिमेंट किए हों आपको, अगेन देखिए मैंने फिर कहा था, ये वर्नियर स्क्रू पढ़ लीजिए आप, नीट वाले बच्चे भी पढ़ लीजिए भाई। 4 रोटेशन में 2 mm घुमा, तो यहाँ से आपको समझ आ जाता है पिच हो जाएगा 2 mm घुमा 4 रोटेशन में, तो 2 mm/4 मतलब पिच की वैल्यू हो गई ½ mm, 0.5 mm। फिर कैप पे 50 डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट आपको पता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज़ ½ अपॉन 50, तो 1/100 दैट इज़ 0.01 mm। इसको 0.5 mm लिख लीजिए। समझ आ गया? ये पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई। फिर नाउ नेक्स्ट अपन बात करेंगे जीरो एरर से रिलेटेड जो इन्फो है। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे आपको, When nothing is put between the jaws, 30th division of circular scale coincides with the reference line and the zero of the circular scale lies above the reference line। तो अब देखिए एक चीज़ याद करिएगा, ये रेफरेंस लाइन है, एग्जैक्ट ज़ीरो यहाँ पे होता है तो नो ज़ीरो एरर, ये ज़ीरो इधर आता है और लेट्स से 5th डिवीजन है तो इसे बोलते हैं अपन पॉजिटिव एरर। और अगर ये ज़ीरो ऊपर चला गया और ये डिवीजन यहाँ पे आ रहा है लेट्स से 45th, तो अपन बोलते हैं 5 डिविजन्स का एरर होगा और ये नेगेटिव एरर होगा। तो नेगेटिव एरर में याद रखिएगा जो डिवीजन कोइंसाइड नहीं कर रहा वो नहीं लेंगे, टोटल डिवीजन माइनस दैट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट लेंगे। तो यहाँ क्या बोला है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल ऊपर है मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर है, और 30th डिवीजन आ रहा है मतलब ये ज़ीरो है, और यहाँ मुझे 30th दिख रहा है।
इसका मतलब ये जो 30th डिवीजन अगर यहाँ दिख रहा है तो जो एरर होगा ये 50 माइनस 30 20 का होगा, तो ज़ीरो एरर अपन बोलेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ 20 इंटू 0.01 दैट इज़ माइनस 0.20 mm। आपके एनटीए के सोल्यूशन में से 0.30 mm लिया है, जिससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, अब जब आपने प्लेट डाली तब रीडिंग क्या आ रही है, तब आपके 2 डिवीजन पूरे घूम गए और 20 डिवीजन और आए। तो यहाँ पे जो रीड आपने किया है वो रीड क्या किया है, 2 का मतलब 1 mm और 20 का मतलब 0.20 mm। तो आपकी रीडिंग 1.20 mm है, बट इंस्ट्रूमेंट आपका त्रुटि वाला है, नेगेटिव एरर -0.2 mm का था, तो एक्चुअल वैल्यू जो होगी, ट्रू वैल्यू जो होगी वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप लिखोगे 1.2 प्लस 0.20 दैट इज़ 1.40 mm। तो आई विल गो विथ 1.4 mm, दो आपके आंसर 1.5 गिवन है, बट आई डोंट एग्री। जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग इट शुड बी 1.4 mm। ठीक है, हाँ अगर ये बोला होता है 30 डिवीजन का गैप है तो बात अलग है, यहाँ 38 डिवीजन मार्क करके बोला गया है, तो इसका मतलब वो एरर 20 का ही लेना चाहिए, मैं उसी के साथ जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है कंडक्टेंसेस आपको दे रखे हैं 3 कंडक्टर्स के, उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सीरीज़ में बताना है। अब देखिए भाई कंडक्टेंस सीरीज़ के अंदर, तो कंडक्टेंस की बात अगर अपन सीरीज़ के अंदर करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस की तो बात आपको आती है, रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में पता है क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स, तो डायरेक्टली आप बोलोगे 1 सिग्मा इज़ 1 सिग्मा 1 प्लस 1 सिग्मा 2 प्लस 1 सिग्मा। देखिए यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, 1 सिग्मा, एलसीएम ले लें, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, दिस विल बिकम सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ रही है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3। वैसा एक भी ऑप्शन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये सी नहीं, ये एक्चुअली एक भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इट शुड बी डी ऑप्शन शुड बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। नाउ नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जिसको आपने 400 वोल्ट तक चार्ज किया है, फिर प्लेट को ज्वाइन कर दिया थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम। द हीट प्रोड्यूस, भाई जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर थी वही जाने वाली है, उसने कमाया है, रेजिस्टेंस ने गवाया, तो सीधा सीधा जो एनर्जी थी आपको पता है हाफ CV²। सस्ता सा क्वेश्चन, 4 इंटू 10 की पावर -6, V² करेंगे 16 इंटू 10 की पावर 4। सो व्हाट वी गेट 64 32 इंटू 10 की पावर -2 जूल्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इट शुड बी 0.32 जूल्स। तो ये एक ईजी क्वेश्चन है, अब ये बनना चाहिए था अपने से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। In the circuit shown, the 10 ohm resistance is replaced by 20 ohm. Find then the amount of current drawn from the battery will be. पहले देखिए आराम से क्वेश्चन क्या है, कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तो नहीं है। सबसे पहले देखते ही ये चमकता है अपने को, यहाँ रेशियो है 3:8, यहाँ 9:24। अरे 9:24 भी तो 3:8 ही है, इसका मतलब द ब्रिज इज़ बैलेंस्ड। और ब्रिज बैलेंस्ड है तो यहाँ 10 लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, 40 लगाओ, कोई जीवन में अंतर आएगा ही नहीं। तो करंट वही निकलना है, क्योंकि ये तो शो पीस है, इसका कोई रोल है नहीं। तो यहाँ से एक सिंपल सा सर्किट बना लूँ, उन दोनों को आप सीरीज़ में दिखा लो, इन दोनों को सीरीज़ में दिखा लो, बीच में वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इक्वलेंट 3 8 9 24, 8 + 3 11, 24 + 9 कितना होता है अपने 33। तो आर इक्वलेंट यहाँ पे वैसे भी आ रहा है 33 इंटू 11 अपॉन ऐड करोगे 44, तो 33/4। तो यहाँ पे खैर अपन इक्वलेंट निकाल ही क्यों रहे हैं जब अपने को डायरेक्टली रेजिस्टेंस गिवन है, बट हाँ चलिए निकाल लिया। बट यहाँ करंट वैसे ही गिवन है, बैटरी की वैल्यू नहीं है, 4 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर ही रहने वाला है। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वहीं से आप टिक कर सकते थे। ठीक है, तो ये अपने 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Current I is uniformly distributed over the cross section of a long hollow cylindrical wire of inner radius R1 and outer radius R2. The variation of field B with distance R is. तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ ऐसा कुछ दिखेगा, ये R1 है, ये R2 है, जो भी करंट है वो यूनिफॉर्मली लेट से ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ये पूरा इस क्रॉस सेक्शन पे ऐसे है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली इस तरह से करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो एम्पियर्स लॉ से आपको पता है कहीं पे भी आप लोगे, यहाँ लो या यहाँ लो या यहाँ लो, किसी भी पॉइंट पे लें, बी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा μ0 I enclosed अपॉन, जो भी अपन बोलते थे μ0 I enclosed अपॉन 2πr। तो अब स्मॉल r1 तक तो आपको पता है एनक्लोज 0 होगा, तो इनिशियली तो वो 0 ही रहेगा करंट। तो इनिशियल r1 तक आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, तो ऑप्शन सी आपका रिजेक्ट हो गया। अब
बाहर जब जाते हैं तो बाहर आपको पता है कि देखिए अंदर जो R लेस देन R1 पे तो समझ आ गया B क्या होगी 0। ऐसी R ग्रेटर देन R2 पे करंट कांस्टेंट होगा तो दैन दैट विल बी इन्वर्स टू R। तो इन्वर्स टू R होगी तो यहाँ से देखिए अभी तो सारे ऑप्शन चल रहे हैं। अब बीच में जो होगा, बीच में आप देखेंगे करंट जो भी आई एनक्लोज होगा बीच वाले रीजन में, जब मैं कह रहा हूँ ये R1 R2 के बीच में है, तब B की वैल्यू जब मैं लिखूँगा तो आई एनक्लोज में कैसे लिखूँगा, टोटल आई था वो कितने एरिया में था, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यहाँ कितना एरिया इनक्लोज काम का आएगा वो लिखोगे आप R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये लेट से R लिया है तो R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ये वाला एरिया, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे अपन 2 पाई R। तो ये आपको दिख रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R तो नहीं होगा बट R के साथ बढ़ेगा और नॉन लीनियरली बढ़ेगा, और जस्ट R की वैल्यू R1 डालोगे तो 0 को अप्रोच करेगा। तो इन सबको देखते हुए आप देखेंगे एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है आपका, विच इज़ ऑप्शन बी। ये वैसे भी कई जगह आपको नोट्स वगैरह में पढ़ाया हुआ भी होगा टीचर्स ने, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, बट अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये एक थोड़ा सस्ता क्वेश्चन दिख रहा है। What is the average power dissipation in ideal capacitor in an AC circuit? तो AC सर्किट में आपको पता है एक ही कपूत है जो पावर की लॉस करता है, वो है रेजिस्टर, ना इंडक्टर लॉस करता है ना कैपेसिटर। तो ये तो बिल्कुल लड्डू सेकंड्स वाला क्वेश्चन है, आंसर विल बी 0। आपको पता ही हो फेज डिफरेंस 90 डिग्री रहता है यहाँ पे करंट वोल्टेज के बीच। नेक्स्ट 12th, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, देखिए कैपेसिटेंस का। एक आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी n गुना हो गई जब एनक्लोज किया एक अर्थ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से, तो रेशियो ऑफ रेडियस क्या होगी। तो भाई सबसे पहले मैं मानूँ अपना जो ओरिजिनल रेडियस है उसका स्फीयर का रेडियस R1 माने, तो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी C0 थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक है। एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस आपको याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वो अपन ने लिखा, और जैसे ही अपन ने उसको बाहर से कोई और R2 रेडियस का लेके अर्थ कर दिया तो अब वो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगेगा और वहाँ पर लिखेंगे R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये आपको याद रहता है। और ये n टाइम्स हो गया, इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 इज इक्वल टू n टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपके पास होगा, अगर मैं R1 को दोनों तरफ से कैंसिल कर दूँ तो R2 अपॉन R2 माइनस R1 इज इक्वल टू n। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा इधर उधर लेके चलते हैं अपन। तो यहाँ से 1/n की वैल्यू मुझे क्या निकल के आ रही है, 1/n की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 1 माइनस R1/R2। सो R1/R2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है बेटा, दिस इज़ 1 माइनस 1/n विच इज़ n माइनस 1 अपॉन n। अब देखिए यहाँ से जो ऑप्शन आपका आ रहा है, सो रेशो ऑफ द रेडियस, तो उल्टा रेशो लेंगे तो n अपॉन n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा R2/R1। तो वी कैन गो फॉर दिस ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये भी किया हुआ क्वेश्चन रहता है जनरली। अब अगला देखिए, ये फिर लगातार तीसरे पेपर में पैरेलल प्लेट्स लेके ये आ रहा है कंडक्टिंग, तो ये याद रखिएगा, क्रूशल हो गया है ये। 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 40 mm, पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच भी है। अब आपको x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फोटो को देखिए, x और y में गैप 25 है, बट आपको पता है यहाँ फील्ड जो भी होगी वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल होगी, तो मुझे केवल इस डिस्टेंस से मतलब है। तो ये जो डिस्टेंस डेल्टा x यहाँ पे है वो मुझे दिख रहा है कितना होगा, 25 cos 37। cos 37 आपको पता है 4/5 होता है, सो दिस इज़ 20 mm। तो अब देखिए पूरा गैप कितना था, 40 mm। तो 40 mm गैप पे E इंटू 40 mm ये पोटेंशियल डिफरेंस V आया है, तो E इंटू 20 mm क्या होगा, अब आपसे यही पूछा गया है, तो क्लियर कट आप बोलोगे दैट इज़ V/2। तो ये भी अच्छा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, नॉट टफ, नॉट लेंदी, बट अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 14th, द टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इन द अर्थ क्रस्ट इज 32 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मीन कंडक्टिविटी धरती की दे दी ये। कंसिडरिंग द अर्थ टू बी अ रेडियस ऑफ 6000 किलोमीटर्स, द लॉस ऑफ हीट बाय द अर्थ एवरी डे। ओ भाई ये आपके लिए लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। भाई अपने को तो एक सिंपल सी चीज़ याद है भाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट देखते ही बेसिक फार्मूला मुझे याद आता है जो अपन पढ़ते थे। तो बड़ा बेसिक फार्मूला वो आपको कहता था कि भाई dq/dt जो रेट होगी, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अभी, तो दैट वुड बी KA/dt/dx मॉड, माइनस लिख रहे थे वैसे तो dt/dx मॉड। इस dt/dx को ही आप टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हो, तो इसकी वैल्यू आ गई। तो dq/dt अब यूनिफॉर्म रेट ही मान लें अपन, क्योंकि जैसा क्वेश्चन का डेटा है उस तरह से मान के चलें। तो q/t, तो एक दिन में भाई क्या होगा, 24 घंटे, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो ये पहला डेटा आपके लिए हुआ, ठीक है। ये तो हुआ आपका सेकेंड्स। देखिए के की वैल्यू यहाँ पे पर सेंटीमीटर है,
तो पर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10⁻² आने से ऊपर चला जाएगा, सो दैट वुड बी 0.8। सो 0.8 हो जाएगा SI यूनिट में कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। एरिया आपको गिवन है 4πr², आर की वैल्यू लिखोगे 6 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इनटू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट अब आपको यहाँ पे कितना गिवन है 32 पर किलोमीटर है तो 10⁻3 मीटर्स कर दें। तो अब जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे ये सेकेंड मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस गया, और क्यू की वैल्यू जब यहाँ से आएगी दिस इज 24 × 3600 × 0.8 × 4π × 36 × 10⁻12 और 3 10⁻9 × 32। तो इसको जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जब इसको करोगे दिस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻18 कैलोरी। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऑप्शन भी 18-20 पास में है तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है नीट के पर्सपेक्टिव से। देखिए हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप। देखिए अगला भी हीट ट्रांसफ़र का ही दिख रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाइज व्हेन अ बॉडी इज लूजिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग बाय। तो भाई आपको पता है कब होता है, जब वो सिंपली रखा होता है, मतलब कंडक्शन वाला पॉइंट नहीं होता। दिस इज वैलिड व्हेन द लॉस इज टेकिंग प्लेस बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी के साथ अपन जाएंगे। नेक्स्ट फिर हीट ट्रांसफ़र। One end of a thermally insulated rod is kept at a temperature T1, other at T2. Rod is of two section L1, L2, conductivity K1, K2. आपको बीच के इंटरफेस की टेम्परेचर निकालना है। तो भाई आपको पता है दोनों में करंट सेम होगा, सीधे लिख दें H1 = H2। क्या लिखोगे, पहले वाले में माना T1 हायर मान के चल रहे हैं अपन, तो यूँ करंट जा रहा है इधर, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे K1 A सेम माना, K1 A अपॉन डेल्टा टी लेट से T1 - T अपॉन जो भी लेंथ है इसकी, लेंथ को लिख दिया अपन ने L1। ऐसे ही दूसरे में लिखेंगे K2A, यहाँ चेंज होगा T - T2 क्योंकि T हायर होगा T2 से, अपॉन L2। तो देखिए A और A प्यार से गया। अब यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, K1 L2 T1 - T = K2 L1 T - T2। तो T को T2 की टर्म से एक तरफ ले चलें तो यहाँ आ जाएगा K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2, और डिवाइड करेंगे K1 L2 प्लस K2 L1 दैट इज़ गोइंग टू बी T। अब देखो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो K और L जो आ रहे हैं अलग अलग वाले आ रहे हैं, तो अलग अलग वाले आ रहे हैं और नीचे भी अलग अलग वाले आएंगे। तो यहाँ से देखिए आपको सबसे मिलता जुलता T1 के साथ K1 आ रहा है, तो T1 के साथ K1 वाला ऑप्शन आपका C ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप टिक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत मिलते जुलते ऑप्शन है, गलती नहीं कर दें सब कुछ सॉल्व करके भी। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस। भाई 1 मोल है, कौन सा गैस, डायटोमिक। डायटोमिक देखते ही मुझे याद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हायर पे 7 भी लेते हैं बट नॉर्मली 5। अंडरगोज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हुज इक्वेशन इज P इज प्रोपोर्शनल टू V², द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। अब भाई अगर आपको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की थ्योरी पढ़ी हो तो कोई सा भी प्रोसेस PV⁻x = कांस्टेंट होता है, उसमें C की वैल्यू लिखते हैं CV + R/1 - x। अगर आपको ये याद है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 दिख रही है मुझे क्योंकि PV - 2 आएगा, तो C की वैल्यू CV होगा FR/2 विच इज़ 5R/2 प्लस R, x की वैल्यू यहाँ -2 होगी, सो दिस इज़ 5R/2 प्लस R/3। तो ये आपका 6 10 प्लस कितना हो गया, सॉरी 15 + 2 विच इज़ 17R/6। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा, हाँ मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन बी। तो अगेन ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की स्टैंडर्ड थ्योरी ये याद ही रख लीजिएगा, ये सिंपल सा एक एक्सप्रेशन रहता है जो काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट 18, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का। एडियाबैटिकली गैस एक्सपैंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ाया गया 5% से, तो प्रेशर में कितना चेंज है ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है और गैस के बारे में कुछ लिखा नहीं था बट ये एयर ही है, तो एयर को डायटोमिक मानेंगे, तो डायटोमिक के हिसाब से ही डेटा आपको 7/5 वाला गिवन है। तो भैया हमेशा आपको पता है क्या लिखते हैं, PI/VI की पावर गामा इस PF/VF की पावर गामा, यही होता है। तो वॉल्यूम 5% से बढ़ा है तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, V इनिशियल V0 मान लें, और 5% बढ़ा है तो 1.05 V0 की पावर 7/5। सो दैट इज़ यहाँ से जैसा मुझे डेटा दिख रहा है, ये जितनी भी आपको ज्ञानबाजी यहाँ पे कर रखी है इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा है तो ये कम ही होगा, ये 1.07 आया, ठीक है। तो ये आ रहा है PI/1.07, याद रखिएगा
इनटू नहीं है, ये 1/1.07 आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज क्या लिखेंगे अपन, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल इंटू 100%। पुट करें तो परसेंटेज चेंज लिख रहा था मैं, तो पी फाइनल की जगह पी आई इनिशियल लिख दें, 1-1/1.07 अपॉन पी इनिशियल इंटू 100%। तो नेगेटिव चेंज होगा, अभी देखते हैं उसको। तो ये आपका क्या आ गया, -0.07 अपॉन 1.07 इंटू 100%। तो अब आपको दिख रहा है ये चेंज किस ऑर्डर का होगा। तो ये चेंज अगर आप सिंप्लीफाई करके देखते हो तो देखिए ये किस ऑर्डर का चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ये चेंज आपको देखने को मिलेगा किस ऑर्डर का, देखिए दिस इज़ 0.07 अपॉन 1.07। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अगर कैलकुलेटर से भी करते हैं तो देखिए क्या निकल के आएगा, 0.07 डिवाइड बाय 1.07, तो 6.54%। क्योंकि ये -6.54% है तो अब थोड़ा सा अपन फंस गए हैं यहाँ पर। तो भाई वॉल्यूम बढ़ाया है, ये 6.54% से डिक्रीज़ करेगा। अब 6.54 है तो आई शुड गो विथ 7। बाकी ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी दे दिए हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो एनटीए का सोल्यूशन है उसमें थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, इतना इजीली नहीं हो रहा है ये। जो डेटा अपन ने लिया उसी के हिसाब से ये डेटा निकल के आएगा। सो दिस इज़ द परसेंटेज चेंज दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, सो द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर यहाँ पे इस तरीके से आप बोल सकोगे, क्योंकि बेस प्रेशर आपको इनिशियल वाला ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड पे बेस क्वेश्चन है। दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स है, एक में आई है एक में 2i करंट है, सेम दिशा में। मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम इज बी। अब यदि पहले में करंट को रिवर्स किया तो उसी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, लेट से इसमें करंट आई है इसमें 2i है, दोनों से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। तो भाई मुझे कॉमन सेंस से पता है कि अगर इसकी फील्ड का स्ट्रेंथ b होगा तो इसका डेफिनेटली स्ट्रेंथ 2b होगी। और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, देखिए इसका फील्ड नीचे आए, फर्स्ट वाले का फील्ड अगर अपन देखेंगे तो ये तो अंदर की तरफ आएगा, दूसरे वाले का बाहर की तरफ आएगा। तो नेट फील्ड यहाँ पे जो आएगी वो आपको दिख रहा है इसके कारण ही डोमिनेट करेगी, तो दैट वुड बी 2b माइनस b। और जैसा मैंने फोटो बनाया है इट वुड बी आउटवर्ड्स विच इज़ b, जो भी आपको गिवन है। ठीक है, तो इसी को b मान लिया, तो b इसका मतलब यही वैल्यू निकल के आ रही है कि i वाले का फील्ड। अब यदि पहले में रिवर्स कर दिया और उसमें यही रहने दिया, अब देखिए फील्ड का स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, बट अब इसके कारण भी आउटवर्ड फील्ड आ रही है और इसके कारण भी आउटवर्ड फील्ड आ रही है, और अब दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड होंगी, तो 2b प्लस b दैट इज़ गोइंग टू बी 3b। तो यहाँ पे ये आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं बट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं सेम दिशा में। एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, मतलब भाई ये ई है, ये ही बी का डायरेक्शन है, और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ई चार्ज को वी वेलोसिटी से फेंका है। तो भाई आपको पता है क्योंकि वी और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नेगेटिव चार्ज है फोर्स पीछे लगाएगा, तो इसका मतलब इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, बट स्पीड क्या होगी, इनिशियली डिक्रीज करने लगेगी। तो इट वोंट बी डिफ्लेक्टेड, इट वोंट बी डिविएटेड फ्रॉम द पाथ, बट स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज। सो वी विल गो विथ ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का आंसर आपका सी होगा। ये एक इजी क्वेश्चन है जो बनना ही चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ देखिए प्रोजेक्टाइल पे दिखता है, horizontal range of a oblique projectile is equal to the distance through which a projectile has to fall freely from rest to acquire velocity equal to velocity of projection। भाई फ्री फॉल में किसी भी हाइट h से गिरता है, जो स्पीड होती है वो बोलते हैं अपन √2gh। तो ये वैल्यू हो गई आपकी जो आपकी इनिशियल स्पीड है। तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से, दिस इज इक्वल टू u। नाउ अब रेंज भी इसी h के इक्वल है, तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2θ/g। और r की वैल्यू भी ये वाला h, वो वाला h नहीं, अपना प्रोजेक्टाइल की हाइट नहीं, जिस हाइट से ये गिराया जिससे इतनी स्पीड हो। तो h इज़ इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2θ/g, और u स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से लिख दूँ क्या आ जाएगी, 2gh साइन 2θ/g h। तो h और h कैंसिल, g और g कैंसिल, सस्ते शब्दों में साइन 2θ इज़ 1। इसका मतलब
साइन टू थीटा इज़ नॉट 1, सॉरी, साइन टू थीटा इज़ 1/2। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू हाफ मुझे पता है दो जगह हो सकती है, 30 डिग्री पे भी हो सकती है और 150 पे भी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे लिए आएगी एक तो 15 और एक आएगी 75। अवेलेबल ऑप्शंस में 15 नहीं है, अवेलेबल ऑप्शंस में 75 है, तो आई विल गो विद द ऑप्शन 75। हाँ 15 होता तो वो भी ऑप्शन हो सकता था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1D 2D मिक्स हो गया। 22, एक बॉडी स्लाइड कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे जिस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो भाई एक सिंपल सी इंक्लाइन है थीटा एंगल की, नीचे जा रही है, देखिए इंपॉर्टेंट है, नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल इस तरह से। तो एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ होगा वो आप बोलोगे mg का जो कंपोनेंट एक्सेलरेट कर रहा है दैट इज़ mg साइन थीटा माइनस एफ के बाय एम, और एफ के की वैल्यू आप सबको पता है म्यू के एन की वैल्यू यहाँ पे आप खूब क्वेश्चन किए हैं आपने, mg कॉस थीटा आएगी अपॉन एम, तो ये बन जाएगा आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो ये एक ईजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, मैंने तो आपके लिए सॉल्व किया है, बट इतना प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी फ्रिक्शन पे ही दिखता है। ब्लॉक बी को पुश किया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इनिशियल स्पीड वी से। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो आपको बताना है कितनी देर के बाद ये रुकेगा। तो भाई अगर ये पुश किया है, चल रहा है, तो अगेन फ्रिक्शन पीछे लगेगा रोकने के लिए, एफ के चल रहा है तो काइनेटिक ही लगेगा, ये एम जी और ये एन। वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा तो एन इज इक्वल टू एम जी, तो एफ के का वैल्यू आपके लिए हो गया म्यू के एम जी। एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज़ माइनस एफ के बाई एम माइनस दैट इज़ माइनस म्यू के जी। इनिशियल धक्का दिया है अपने वी वेलोसिटी से, फाइनली स्पीड जो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 0। तो टाइम आपसे पूछा गया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहेगा जब तक रोक ना ले। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन अपन लगाएं तो 0 इज़ वी और ये हो जाएगा माइनस म्यू के जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू सीधे सीधे आपके पास आ रही है वी अपॉन म्यू के जी। तो ये ऑप्शन डी के साथ अपन जाएंगे। ये 23rd, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखिए दोनों फ्रिक्शन के करने लायक क्वेश्चन थे। 24th, न्यूक्लियर फिजिक्स का चिर परिचित प्रश्न। एक आइसोटोप है ये 22888 आर, ये डीके कर रहा है 3 अल्फ़ा और बीटा निकाल के। तो आइसोटोप फाइनली देखो भाइयों, मास नंबर केवल अल्फ़ा से बदलता है, हर अल्फ़ा से 4 का चेंज होता है। तो ये जो मास नंबर में डिक्रीमेंट होगा ये 3 अल्फ़ा के कारण 3 × 4 12 का होगा। तो जो भी ये मास नंबर था 228 में से 12 गए तो दिस वुड बी 216। अब यहाँ 216 का एक ही ऑप्शन है तो मैं उसे डायरेक्ट ही टिक कर दूँ, बट वैसे भी चेक कर लें डेल्टा जेड में जो डिक्रीमेंट होता है, भाई अल्फ़ा के कारण 2 का डिक्रीमेंट होगा और जितने बीटा होंगे उतना इंक्रीज़ होता है, तो डिक्रीमेंट में वो माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ा कम कर रहा है बीटा बढ़ा रहा है, तो कम कितना हुआ इतना लिखेंगे। सो दिस इज़ 6 और बीटा एक ही है तो 6 - 1 5, 5 से कम होगा, 5 से कम होगा मतलब 88 में से 5 गए तो 83, तो वो ऑप्शन भी सही बैठ रहा है। ये क्वेश्चन याद रखिए, इवन जेईई एडवांस में भी केमिस्ट्री सेक्शन तक में पूछे जाते हैं, ईजी क्वेश्चन हैं, इनमें गलती कभी नहीं होनी चाहिए। अगला ये देखिए, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रॉन डीके हो रहा है प्रोटॉन में, साथ में इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो ये तो आपको पता है, दिस इज़ कॉल्ड द बीटा माइनस डीके। और बीटा माइनस डीके में आपको पता है अल्फ़ा नहीं, पॉजिट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो नहीं, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। हाँ, यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है जिसको आप बीटा प्लस डीके बोलते हैं, तो वहाँ न्यूट्रिनो निकलता। तो ये थ्योरेटिकल अगेन बहुत फटाफट से होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे ऑब्जेक्ट है और वो एसएचएम वर्टिकली कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 2.5 है। आपसे पूछा गया है कितना मिनिमम पीरियड हो जिससे कि ऑब्जेक्ट डिटैच नहीं हो। यार डिटैच नहीं हो, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत एक कॉमन कंसेप्ट होता है। ये वर्टिकल ऑक्सीलेटिंग प्लेटफॉर्म माने, ये इसकी मीन पोजीशन मान लें, तो जैसे ही ये ऊपर जाता है, देखिए ऊपर जाएगा तो इसको फोर्स नीचे की तरफ चाहिए तो नॉर्मल रिड्यूस होता है। तो जनरली अपन बोलते हैं जब ये वाई मैक्स पे होगा तब अगर मैं इसका एफ बनाऊँ तो एक लगेगा एन एट टॉप एंड दिस इज एम जी, और टॉप पे एन मिनिमम होगा तो इसको एन मिनिमम भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन कहती है एम जी माइनस एन मिनिमम, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर वाई नीचे की तरफ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया है तो ये नीचे की तरफ, ये वाई मैक्स लिख दिया, जिसको एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो। तो एन की वैल्यू क्या आती है, एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई मैक्स को ये लिख दिया, और कॉन्टैक्ट में रहने के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका अंदर जी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर ए, सो ओमेगा शुड बी लेस देन जी बाई ए रूट। तो देखिए यहाँ से मुझे समझ आ रहा है कि ओमेगा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लिमिटिंग केस में रूट जी बाई ए होगी, तो टाइम पीरियड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इस केस में होगी 2 पाई रूट ऑफ ए बाय जी। सब्स्टिट्यूट करिए, एम्पलीट्यूड 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 × 10⁻⁻2, जी को लिखा 10,
तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻⁻⁴. सो 2 पाई 25 की जगह मैं लिख दूंगा 5 और 10⁻⁻⁴ का 10⁻⁻2 मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 100. तो ये सिंपली आपके लिए 10 पाई अपॉन 100 दैट इज़ पाई बाय 10 सेकेंड्स. ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर अपन जाएंगे. तो ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, आप लोग सब करते हैं, सारे इंस्टीट्यूट्स में कराते हैं, तो होना चाहिए. मतलब डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन अपने को वैसे ध्यान ही रखते हैं इतने क्वेश्चन अपन जब सॉल्व करते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न. एक सेकंड्स पेंडुलम है, याद है आपको, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है. इसके बॉब का मास 30 ग्राम है. यदि इसकी जगह 90 ग्राम कर दें तो क्या होगा? तो भाई आपको याद होगा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास से इंडिपेंडेंट होता है. तो 30 करो या 50 करो या 90, वो का वही रहेगा. उसका टाइम पीरियड 2 था, 2 का 2 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा. अगला, एक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है. ये फ्रीक्वेंसी निकलती है जब 2 से 1 जा रहा है. तो 3 से 1 में क्या होगा भाई? 3 से 1 में एनर्जी ज़्यादा होगी तो इससे ज़्यादा ही होगा. तो पहली चीज़ तो ऑप्शन वही देखें जो इससे ज़्यादा वाले हैं. तो ये ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गया. हाँ, अब बच रहे हैं. अब ज़रा चेक करते हैं. देखिए आपको तो याद ही रखते हैं. देखिए यहाँ तो मेरे को ध्यान ही रहता है. पहले की एनर्जी -13.6, दूसरे की एनर्जी आप बोलते थे -3.4 और तीसरे की आप बोलते हो -1.5. ये तो जनरली सबको ध्यान ही रहता है. तो 2 और 1 का जो गैप है, ये जो गैप है, ये 2-1 का गैप बोलूँ तो दैट इज़ 10.2. ये आपको पता है. ऐसे ही ये जो गैप इधर वाला होगा जिसको आप 3 और 1 का गैप बोलोगे, वो सिंप्लीफाई कीजिए, वो होगा 12.1 EV. तो मुझे होता है फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की होगी एनर्जी पे डिपेंड करेगी. तो जो अपन जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर है F अपॉन ये पहले वाले की कितनी थी 2.7 इंटू 10⁻15, ये एनर्जी के रेशो में होगा था 12.1 अपॉन 10.2. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 12.1 इंटू 2.7 अपॉन 10.2 इंटू 10⁻15. तो देखिए 27 का डबल करते हैं 54 108, तो लगभग ये 14 12/4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगा. तो अवेलेबल ऑप्शंस में से क्लियर कट आपके लिए 3.2 इंटू 10⁻15. वैसे भी देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी बट बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी में जो डिफरेंस है वो ऐसा नहीं है कि डबल हो गई है. डबल से भी कम हुई है तो फ्रीक्वेंसी डबल से कम ही रहेगी. तो क्लियर कट ए ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. ये तो आपका था 28वां प्रश्न. अगला क्वेश्चन 29. EM रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम आपने डाली है एक मेटल सरफेस पे जिसका फाई गिवन है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा भाई? सबसे पहले फोटोन की एनर्जी निकालें. क्या लिखते थे? hc/λ, जिसको आपने गोटा लगा रखा है 1240 EV नैनोमीटर. तो लैम्डा नैनोमीटर में अगर आप डालोगे तो ये हो जाएगी 200 नैनोमीटर. तो बड़ा सस्ता सा डेटा है. 124/20 12.4/2 तो 6.2 EV. तो ये फोटोन की एनर्जी है, 5 से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, होना भी चाहिए. तो अब यहाँ से के मैक्स की वैल्यू सबसे पहले निकालिए, वो आपके आ जाएगी लगभग 1.19 EV. सो देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स इज EVS. तो इसको डायरेक्टली लिखोगे आप 1.19 वोल्ट. तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए. तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़े ईजी हैं अभी जो अपन कर रहे हैं. नेक्स्ट, एक कॉन्वेक्स लेंस से इरेक्ट इमेज. भाई कॉन्वेक्स लेंस से इरेक्ट इमेज और लंबाई 4 टाइम्स. तो इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज आपको पता है जब ऑब्जेक्ट होता है पोलर फोकस के बीच में. अब फोकल लेंथ 20 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस बताने हैं. तो भाई इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज है मतलब पोलर फोकस के बीच में, तो 20 से तो छोटा ही होगा. तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हुए. अब 2 बचे. अब चेक करके देख लेते हैं. 4 टाइम्स मैग्नीफिकेशन है भाई. यहाँ तो मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स दिख रहा है, 4 टाइम्स यहीं पे दिख रहा है. तो ऑप्शन देख के ही सॉल्व कर लिया अपन ने. तो हाँ, बट आप कहोगे नहीं सर आराम से सॉल्व तो करके दिखाओ. कर लेते हैं साहब. तो मैग्नीफिकेशन दिख रहा है +4 है जो होगा V/U. इक्वेशन सरकारी है अपनी 1/V - 1/U = 1/F. तो V की जगह पुट करते हैं 4U - 1/U = 1/20. एलसीएम ले लो. 4U 1 - 4 1/20. तो ये आ रहा है -3/4U = 1/20. U की वैल्यू बड़े प्यार से यहाँ से आ जाएगी -15 और V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -60. इसने वो डिस्टेंस के कारण वो नेगेटिव साइन नहीं लिया. बाकी नेगेटिव साइन होता है कोऑर्डिनेट का, तो और कोऑर्डिनेट बोलते तो नेगेटिव और बोलते. तो ये आपके लिए सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है. क्वेश्चन 31. भाई ये तो आपके CBSE एग्ज़ाम में भी कभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा था. एंडोस्कोपी में वो जो ऑप्टिकल पाइप यूज़ करते हैं और वो एक TIR के फंडे पे ही वर्क करता है, तो ये डायरेक्ट होगा. ये आपको याद होना चाहिए, बोर्ड लेवल पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बन जाना चाहिए बिल्कुल सेकंड्स में. नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद द लाइन PC विद वेलोसिटी v एज शोन. व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट P. अब ये फिगर थोड़ा सा अटपटा है मेरे हिसाब से. ये पॉइंट P यहाँ पर है,
जैसा इसका आंसर है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये पीसी लाइन है, इसी पे चल रहा है, तो भाई हमेशा वेलोसिटी इधर है, तो कहीं पे मान ला इस पॉइंट पे आ गया वो किसी पी डैश पॉइंट पे, तो वेलोसिटी इधर है, मैं आर वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो इधर ही आएगा, तो जब भी मैं आर क्रॉस वी करूँगा क्योंकि ये सेम लाइन पे है वो हमेशा जीरो वेक्टर ही देगा, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। हाँ, ओरिजिन के अबाउट पूछते तो फिर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता, और इस केस में याद रखिएगा जैसे जैसे इस लाइन पे रहेगा ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा mvr परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल एल दिखा रखा है, तो p के अबाउट जीरो होगा, o के अबाउट बोलते तो mvl होता। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, जनरली आपने पढ़े भी होंगे, तो ये बनना चाहिए अपने से। नेक्स्ट, अगेन रोटेशन पे बेस्ड आपका ये प्रश्न है। देखिए एक बॉडी का एम आई किसी एक्सेस के अबाउट 1.2 है, दे दिया, बॉडी रेस्ट पे है, अब काइनेटिक एनर्जी 1500 करनी है, भाई पहले रेस्ट पे थी अब 1500 करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन 25 का अप्लाई किया है, कितनी देर तक अप्लाई करना है, तो कांस्टेंट ही मानेगा ये। तो पहली चीज़ तो भाई काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में आपने पढ़ी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो भाई फाइनल स्पीड कितनी करनी है पहले वो चेक कर लेते हैं, तो 1500 बराबर हाफ आई, आई कितना है 1.2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है बेटा 1500 इंटू 2 अपॉन 1.2 का रूट, तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 ये हो गया 0.6, 6 की टेबल आती होगी आपको, इसको ऐसे लिख लूँ, एक जीरो और लगा के, आप लोगों को अच्छा लगेगा ऐसे, तो भैया 6 की टेबल आती है, 6 दूनी 12, 30 का 5, 00, तो ये सीधे सीधे आ गया 50 रेडियन पर सेकंड। तो भाई जीरो से स्पीड 50 करनी है, एक्सेलरेशन 25 का है, तो ये तो मेंटली हो जाएगा भाई, 1 सेकंड के बाद स्पीड 25 होगी, 2 सेकंड के बाद 50 होगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी 2 सेकंड, वरना इक्वेशन लगा लेना भाई, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हुआ, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी ईजी है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहिए। 34, ये रोल करती हुई डिस्क एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बिना स्लिपिंग के जा रही है, सी सेंटर है, क्यू पी 2 पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट है, पी क्यू सी, तीनों की वेलोसिटी पे कंपेयर करें। भाई प्योर रोलिंग में आपको याद है इस इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इसको प्योर रोटेशन मानते हैं, और स्पीड हमेशा इससे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो देखिए ये पी का डिस्टेंस, ये सी का डिस्टेंस और ये क्यू का डिस्टेंस, डेफिनेटली क्यू सबसे दूर है, तो ओमेगा क्रॉस आर जब अपन करेंगे, ओमेगा तो वैसे ही परपेंडिकुलर है इसका, जो मतलब जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, डायरेक्ट आप बोलोगे वी क्यू ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी पी, ये सबका किया हुआ रहता है क्वेश्चन, डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहीं से देखना इजी होता है। सीएम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो भी हो जाएगा, बट थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, ये सबसे सस्ता तरीका आपके लिए रहता है। इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अराउंड प्योर रोटेशन की तरह देखिए, तो जो पॉइंट जितना दूर है उस पर स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, ये कंसेप्ट आपका रहता है। एक और चीज़ बताऊं, अगर ये आर वेक्टर है तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर आएगी, इसकी इस आर के परपेंडिकुलर, और इसकी भी इसके परपेंडिकुलर ही देखने को मिलेगी, तो डायरेक्शंस भी इस तरह से आप देख पाओगे। ठीक है, 34। नेक्स्ट 35, देखिए 35 क्वेश्चन, एक सॉलिड होमोजीनियस स्फीयर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है, पार्टली रोलिंग पार्टली स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का होगा, और इसलिए आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। नाउ ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर, तो इसको देखें, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्फीयर है, माना ये कुछ v है और ये कुछ ओमेगा है, और प्लस v इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा आर वाली सिचुएशन है। अब जो भी फ्रिक्शन है डिपेंड करेगा कि v ज़्यादा है या ओमेगा आर की वैल्यू ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आगे या पीछे कहीं भी लगे, लेट से मैं मानूँ अभी v ज़्यादा है ओमेगा आर से, तो ये जो फ्रिक्शन पीछे लगेगा mg इधर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा, तो ये जो भी आपका इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट O है या इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट O है, इस पॉइंट के अबाउट आप देखोगे टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O इज़ ऑलवेज ज़ीरो, और क्योंकि टॉर्क ज़ीरो है इसका मतलब यहाँ स्पीड वगैरह सब कुछ बदलेंगी, बट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। ऐसे क्वेश्चन अपन करते भी हैं कि भाई ऐसे छोड़ा, थोड़ी देर के बाद प्योर रोल करेगा तो स्पीड क्या होगी, वहाँ पे भी अपन ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगाते हैं। तो ये फंडा याद रखिए, जनरली एडवांस वाले लेवल पर तो ज़्यादा पढ़ते हैं, बट आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉजिक ऐसे ही पकड़िए ना, देखिए फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, mg का लाइन ऑफ एक्शन भी इससे पास कर रहा है, n का भी इससे पास कर रहा है, तो तीनों का टॉर्क जीरो है और टॉर्क जीरो है, तो बेसिक कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम का फॉलो होना ही चाहिए। चलिए अगला, AC इज़ कन्वर्टेड टू DC, अरे ये तो पढ़ के अपन दुखी हो गए भाई, AC कन्वर्टेड टू DC क्या होते थे, हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर वाला काम यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अच्छा, डीसी से एसी क्या कन्वर्ट करता है ये भी याद रखिएगा, जब पढ़ा था ट्रांजिस्टर इज एन ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर होता है जो डीसी को एसी में बदलता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। अगला अगेन सेमीकंडक्टर का प्रश्न, ट्रांजिस्टर का अल्फा और बीटा। तो यूँ याद दिला दूँ, अल्फा लिखते थे आप IC/IE, बीटा आप लिखते थे IC/IB, और इक्वेशन कहती है IE इज़ IB + IC। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन वापस से मैं रिमाइंड करा दूँ कि अगर पूरे को मैं IC से डिवाइड कर दूँ लेट से, तो IE/IC इज़ IB/IC + 1, और E/IC को ऊपर से लिखोगे 1/α, IB/IC को लिखोगे 1/β + 1। तो 1/α इज़ 1/β + 1। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये तो नहीं है, ए तो नहीं दिख रहा, बी भी नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिखेगा ये, यहाँ पे ऑप्शन सी भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन यही आएगा कि 1/α - 1/β = 1। तो ऑप्शन डी के साथ अपन यहाँ पर जाएंगे। वैसे आप लोगों को डायरेक्ट भी याद रहता है, बीटा इज़ α/1 - α, अल्फा इज़ β/1 + β, वहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2। अरे भाई O2 का मोलर मास 30 है, तो यहाँ मोल्स कितने हो गए, 8 ग्राम/32 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया आपका कितना हो गया, 1/4 मोल। तो भैया इक्वेशन आइडियल गैस की PV = nRT, n के नाम पे डलेगा 1/4, तो ये ऑप्शन हो गया आपका PV इज़ RT/4। वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, गलती मत कर देना इसमें भाइयों, 16 ग्राम मत ले लेना, O2 है, O नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, in a YDAC experiment the maximum intensity of light would be how many times the maximum intensity of a single slit। भाई कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड केस ले रहा है कि भाई स्लिट्स पे जो लाइट आई है माना उनकी इंटेंसिटी माने I0 है। तो अब आपको पता है यहाँ पर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा या किसी भी मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होती है, तो आई मैक्स आप लोगों ने घोटा लगा रखा है सबने, क्या होती थी, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, दोनों का सेम माने तो √I0 + √I0, क्योंकि ऑप्शन और कुछ नहीं है, होल स्क्वायर विच कम्स आउट एज 4I0। ये आपको याद भी रहता होगा, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शन सी। जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, किसी भी पॉइंट पे आई का आप लोगों ने जो याद कर रखा है वो होता है I1 + I2 + 2 √I1I2 cos phi अपन बोलते हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहते हैं, उन्हीं के बेसिस पे कर सकते हैं, ईजी था ये भी। अगला, द सोडियम येलो डबलेट हैज़ वेवलेंथ 5890 and lambda angstrom and resolving power of a grating to resolve these lines is 982, then the value of lambda is। भाई ये क्वेश्चन बनाने वाले ने ग्रेटिंग का दे दिया, अपने सिलेबस में नहीं है, स्ट्रेट अवे लीव इट, फॉर्मूला जानने का भी कोई मतलब नहीं है। आई एम स्ट्रेट अवे सेइंग नहीं आएगा ये, ना एडवांस लेवल पे है, ना मेंस लेवल पे है, ना नीट लेवल पे है, अपने को ग्रेटिंग पढ़नी ही नहीं होती है, ये अपने सिलेबस के बियॉन्ड है, तो इसको फॉर्मूला सिखा के भी मुझे आपको कोई बेनिफिट होगा नहीं, यू कैन स्ट्रेट अवे लीव इट। Next, 41. A whistle giving out 450 Hz approaches a stationary observer at a speed of 33। तो भाई ऑब्जर्वर शांत है, सोर्स चल रहा है, उसकी तरफ तो बढ़ के आएगी फ्रीक्वेंसी, क्या होगा, डॉपलर का फॉर्मूला F वुड बी F0, ऑब्जर्वर शांत है तो V, सोर्स उसकी तरफ आ रहा है तो नीचे लिखेंगे V - V ऑफ सोर्स। तो 450, साउंड की स्पीड 330, ये हो जाएगी 330 - 33, तो ये हो गया 450 × 330, और नीचे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, 33 10 - 1 दैट इज़ 33 × 9, कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। तो 10/9 9 की टेबल में 45 आता ही है, तो 50 × 10 दैट इज़ 500 हर्ट्ज़। तो ये ऑप्शन आ गया आपका डी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देगी वो होगी 500 हर्ट्ज़। सिंपल डॉपलर इन साउंड का क्वेश्चन है, बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फिर साउंड लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों ने नहीं किया तो लास्ट वाले पेपर में भी था, याद करिए। तो भाई 60 dB का साउंड 30 dB से कितने टाइम ज़्यादा है। तो भाइयों मेरे को हमेशा ध्यान है, साउंड लेवल का जब भी अपन डिफरेंस लेते हैं SL2 - SL1 दैट इज़ 10 log 10 I2/I1 इंटेंसिटी। तो ये लेवल का डिफरेंस 30 हो गया, दैट इज़ 10 log 10 I2/I1। तो यहाँ से log 10 I2/I1 की वैल्यू आ रही है 3, इसका मतलब I2/I1 इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3। तो ये 1000 टाइम ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए के साथ आप जाइए। हमेशा ये साउंड लेवल के डिफरेंस का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपके नोट्स वगैरह से अगर अवेलेबल हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ये आ सकते हैं। 43 देखिए, जो लगेगा उसमें बोलूँगा मैं, आ सकता है, जो नहीं है ग्रेटिंग वाला था उसे छोड़ना ही पड़ेगा, कोई समझदारी नहीं है उसे करने में। नेक्स्ट, दो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, एक
एक ही मटेरियल की, एक की लंबाई L है, एक की 2L है, एक का रेडियस 2R है, एक की R है, दोनों को सेम तनाव से खींचा गया है, दोनों फंडामेंटल मोड में नाच रहे हैं, एक की फ्रीक्वेंसी F1 है, एक की F2 है, तो रेशो क्या होगा? तो भैया मेरे को फॉर्मूला याद है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ से बंधी हुई मान लें तो V/2L। V का फॉर्मूला आपको पता है √T/μ/2L, और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं सेम मटेरियल लूँ तो यहाँ म्यू सेम नहीं होगा, रो सेम होगा, और म्यू और रो का रिलेशन आपको पता है रो इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखिए एफ की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है? अब टेंशन सेम है, मटेरियल सेम है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है 1/√A × L, यही आ रहा है। और ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू R² पे डिपेंड करेगी, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ 1/RL। तो देखिए पहली की लेंथ L है और रेडियस 2R है, दूसरी की लेंथ 2L है और रेडियस R है। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा? दूसरे वाले के लिए देखूँ तो 2L × R, पहले वाले के लिए 2R × L, तो ये रेशो 1:1 ही देखने को मिलेगा। अब ये मत म्यू सेम मत ले लीजिएगा, मटेरियल सेम है मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी सेम रहेगी। जो मोटी रस्सी होगी डेफिनेटली उसका म्यू का वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगा। तो ये अपन जब भी स्ट्रिंग पे वेव के अंदर डेरिवेशन करते थे वहाँ ये फॉर्मूला पढ़ते थे, तो याद रखिएगा लीनियर मास डेंसिटी इज़ वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एस भी लिखता है कोई, ए भी लिखता है, जैसे आपको अच्छा लगे। 44, एक स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के की है, उसको एक्स लेंथ से एक्सटेंड किया गया है। इफ़ टी इज़ द टेंशन इन द स्प्रिंग देन एनर्जी स्टोर्ड इज। तो भाई हम एक्स लेंथ से कंप्रेस किया है, तो टी की वैल्यू आपको पता ही है किसके इक्वल होगी, टेंशन इज इक्वल टू के एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो गई T/K। अब जो एनर्जी होती है हाफ KX², x² की जगह लिखोगे T²/K², तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन आ रहा है T²/2K। वैसे भी आपको याद है F4 से स्ट्रेच करते हैं तो F²/2K टाइप एनर्जी आपकी निकल के आती है, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। In the figure, ball A is released from rest when the spring is in its unstretched length. अब ब्लॉक B ऑफ मास M को उठवाना है तो कितना मिनिमम मास होना चाहिए? देखिए जब भी ये मिनिमम मास आए तो यहाँ आप फोर्स बैलेंस से नहीं जाओगे, यहाँ आप एनर्जी इक्वेशन से जाओगे। तो मैं बोलूँ लेट से इसको उठवाना है, इसको उठवाना है, इसका मतलब पहली चीज़ जो स्प्रिंग में फोर्स जनरेट करनी है वो MBG के जितनी करनी है, विच इज़ इक्वल टू MG। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा, जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन x होगा, वो डायरेक्टली आप बोलोगे कितना होगा, दैट शुड बी, यहाँ पे F स्प्रिंग ही लिख दिया, लेट्स से दैट इज इक्वल टू mg, तभी उठ पाएगा। अब ये जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ये होता है kx, तो इसका मतलब स्प्रिंग x से खींची है, मतलब ये डब्बा x से नीचे गया है। तो अब मैं एनर्जी एनालिसिस लूँ, B अभी उठानी है तो B ने कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं की। लिमिटिंग केस में अपन मान के चलेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए आते आते इसकी स्पीड वापस 0 हो गई, इसने पूरी जान लगा दी, थक गया था ये, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 लें। सिस्टम के तौर पे अपन लेंगे A + B + स्प्रिंग, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है तो एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो क्या लिखेंगे अपन, लॉस इन UG ऑफ A वुड बी इक्वल टू गेन इन U स्प्रिंग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी की भी नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा mgx, और जो भी उसका गेन हुआ है उसको लिखूँगा मैं हाफ KX²। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आती है, ये ma लिखना चाहिए मुझे, 2 mag/k, और वहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है वो आपको दिख रहा है ऊपर से mg/k। तो कंपेयर करती है ma की वैल्यू आ जाती है m/2। ये याद ही रखिएगा, ये एनर्जी एनालिसिस से जाएंगे तो a का मास उसका आधा होगा b का, तो भी उठा पाएगा, तो a का मास b के आधे से आधा या आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी ऐसे मिनिमम और सारी चीज़ें आती हैं आप हमेशा एनर्जी के कंसेप्ट पे जाइए। सो ये पूरा पेपर हुआ, देखिए आपके लिए सोल्यूशन अपन ने बनाए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन टेस्ट को देते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट द डिटेल्ड रिटन सोल्यूशन ऑल्सो, इनकी कॉपी आपको चाहिए, कमेंट में आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए, या हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके आप मुझे कमेंट करके ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।